नमस्कार सभी को। आज हमारे इंडियन पॉलिटी सीरीज का 37th डे है और आज का जो टॉपिक है स्मॉल टॉपिक है, छोटा है, बट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज का टॉपिक है हमारा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ये जो है कैटर करता है सिर्फ और सिर्फ एक आर्टिकल, दैट इज 76 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो स्टार्ट करते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। आर्टिकल 76 दैट इज अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया क्या है? इस पोस्ट को हाईएस्ट लॉ ऑफिसर इन द कंट्री कहते हैं। यानी कि हमारे भारत देश में जो सबसे हाईएस्ट लॉ ऑफिसर है वो क्या है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है। और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का काम क्या है? ये चीफ लीगल एडवाइजर होते हैं। किसके? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, जीओआई के। तो ध्यान रखना है आपको, आर्टिकल 76 जो कि कैटर करता है सिर्फ और सिर्फ एक प्रोविजन, दैट इज अबाउट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। और ये होते हैं चीफ लीगल एडवाइजर होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, एंड दे आर द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर इन द कंट्री। करंट और 16th लॉ ऑफिसर या अटॉर्नी जनरल जो है उनका नाम क्या है? आर वेंकट रमानी। और ये पोस्ट जो है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया वो क्रिएट हुआ था 28 जनवरी को, 28 जनवरी 1950। और सबसे पहले जो आपके अटॉर्नी जनरल थे उनका नाम था MC सेतलवत। और इनफैक्ट MC सेतलवत जो है कंटिन्यूसली 13 साल तक, 13 ईयर प्रिसाइजली 32 डेज तक आपको अटॉर्नी जनरल थे। एंड द हाईएस्ट सर्विंग अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो इतिहास में है वो आपके फर्स्ट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया थे, MC सेतलवत। अपॉइंटमेंट की बात की जाए तो अटॉर्नी जनरल को अपॉइंट कौन करता है? तो दे आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। किसी भी पर्सन को अटॉर्नी जनरल अपॉइंट करना हो तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? तो अटॉर्नी जनरल का संबंध जो है लॉ से है, क्योंकि लॉ ऑफिसर है, तो जाहिर सी बात है इनका भी क्वालिफिकेशन उसी के अराउंड होगा। तो क्वालिफिकेशन एक मात्र कहा गया है। अ पर्सन, जैसे आर वेंकट रमानी को अपॉइंट किया गया है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, तो आर वेंकट रमानी और ए पर्सन मस्ट बी क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड अ जज ऑफ वेयर? सुप्रीम कोर्ट। ये ध्यान रखिएगा। और सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की कुछ क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। ध्यान रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट के जज बनने का मिनिमम एज जो होता है, एज कोई क्वालिफिकेशन नहीं होता है। मैक्सिमम एज होता है 65 ईयर्स तक आप सुप्रीम कोर्ट के जज रह सकते हो, बट मिनिमम एज नहीं होता है। तो क्या क्वालिफिकेशन चाहिए होगा सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए? पहला, सिटीजन ऑफ इंडिया, यूनिवर्सल क्वालिफिकेशन, सिटीजन ऑफ इंडिया। एंड इसके बाद ही मस्ट हैव बीन जज ऑफ हाई कोर्ट, किसी भी हाई कोर्ट का। हमारे 25 हाई कोर्ट्स हैं, तो किसी भी हाई कोर्ट में वो जज हो पिछले कितने साल से? 5 साल से। या फिर और या तो ये क्वालिफाई हो जज का, या फिर एडवोकेट किसी भी हाई कोर्ट में फॉर 10 ईयर्स। ये भी ध्यान रखिएगा, जज 5 साल के, एडवोकेट 10 साल के, या फिर आप प्रेसिडेंट की नजर में क्या होने चाहिए? एक एमिनेंट जूरिस्ट होनी चाहिए। मतलब आपको लॉ की एक सही जानकारी है। तो ये तीनों में से कोई भी क्वालिफिकेशन अगर आपके पास है तो आपको अपॉइंट किया जाएगा क्या? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ये ध्यान रखिएगा। टर्म कितने टर्म के लिए, कितने समय के लिए होते हैं? द टर्म ऑफ अटॉर्नी जनरल इज नॉट फिक्स्ड। ये ध्यान रखिए, नॉट फिक्स्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। ना ही संविधान में इनका कोई प्रोविजन है। तो संविधान डज नॉट, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट कंटेन द प्रोसीजर और ग्राउंड्स ऑफ हिज रिमूवल। तो फिर अटॉर्नी जनरल को अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट। तो ही होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, POP। इसका ये मतलब हुआ कि प्रेसिडेंट को मन करे तो कल भी उनको उनके पोस्ट से रिमूव कर सकते हैं। तो ही कैन बी रिमूव बाय प्रेसिडेंट। टर्म में हमने क्या क्या देखा? एक तो इनका फिक्स टर्म नहीं है, द फिक्स टर्म नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई टर्म फिक्स नहीं किया इनके लिए। ना ही कॉन्स्टिट्यूशन में कोई प्रोसीजर या फिर कोई ग्राउंड बताया गया है इनके रिमूवल के लिए। बस ये कहा गया है कि ही होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, और इस वजह से इनको कभी भी प्रेसिडेंट जो है उनके पोस्ट से रिमूव कर सकते हैं। ये तो हुआ उनको रिमूव करने का प्रोसीजर। लेकिन अगर इनको रिजाइन करना हो तो ही रिजाइंस टू, जो इनको रिमूव करेगा उनको रिजाइंस टू प्रेसिडेंट। ये भी ध्यान रखिएगा। लेकिन कन्वेंशन ये है, कन्वेंशनली जो अटॉर्नी जनरल होते हैं हमारे AG होते हैं, वो कब रिजाइन करते हैं? जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होता है वो रिजाइन करता है। यानी कि जिसकी सरकार थी उसकी सरकार अब खत्म हो चुकी है, तो उसके साथ ही अटॉर्नी जनरल जो होते हैं रिजाइन करते थे। रेमुनरेशन यानी कि सैलरी जो होती है
अटॉर्नी जनरल की वो भी फिक्स नहीं किया गया, नॉट फिक्स्ड। ना टर्म फिक्स्ड है, ना रेम्यूनरेशन फिक्स है, ना सैलरी फिक्स है। तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ सैलरी या रेम्यूनरेशन तो दोगे। तो जो भी प्रेसिडेंट डिसाइड करेंगे, वाट एवर द प्रेसिडेंट मे डिटरमाइन, वो सैलरी इनको देना पड़ेगा। कीवर्ड याद रखिएगा, यहाँ पे प्रेसिडेंट डिटरमाइन करते हैं। सपोज आपको स्टेटमेंट बन देगा पार्लियामेंट या फिर प्राइम मिनिस्टर दे दे, तो यहाँ पे प्रेसिडेंट याद रखना है। अटॉर्नी जनरल की जरूरत क्या है, क्या ड्यूटीज हैं, क्या फंक्शन है, तो ये ध्यान रखना है आपको। एज द चीफ लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इनके कुछ ड्यूटीज हैं। क्या? टू गिव एडवाइस टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉन सच लीगल मैटर्स विच आर रेफर्ड टू हिम बाय द प्रेसिडेंट। कल को प्रेसिडेंट या फिर यूनियन कैबिनेट जो है इनको कुछ मैटर भेजती है, तो उस पर लीगल ओपिनियन अगर चाहिए वो देंगे कौन? अटॉर्नी जनरल। कोई भी अदर ड्यूटीज है जो कि लीगल कैरेक्टर है, वो भी अगर प्रेसिडेंट उनको भेजते हैं तो उस पर भी अपना ड्यूटी जो है इनको करना पड़ेगा। टू डिस्चार्ज द फंक्शंस कन्फर्ड ऑन हिम बाय द कॉन्स्टिट्यूशन और एनी अदर लॉ। इसके अलावा टू अपीयर ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट में सपोज दैट किसी ने केस फाइल कर दिया सरकार के खिलाफ, तो उस सरकार को प्रोटेक्ट करने की, उसके आवाज में बोलने के लिए जो काम करेगा, उनके बिहाफ पे अपीयर कौन करेगा? अटॉर्नी जनरल। कल को मान लो नरेंद्र मोदी के खिलाफ किसी ने केस फाइल कर दिया या फिर नरेंद्र मोदी की सरकार के खिलाफ केस फाइल कर दिया, तो जाहिर सी बात है वो डेली सुप्रीम कोर्ट तो नहीं जाएंगे, तो उनके बिहाफ पे कौन जाता है? अटॉर्नी जनरल जाता है। टू रिप्रेजेंट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन एनी रेफरेंस मेड बाय द प्रेसिडेंट टू द सुप्रीम कोर्ट, जैसे 143 आर्टिकल जो है उसमें सुप्रीम कोर्ट से कुछ डिसीजंस वगैरह मांगते हैं प्रेसिडेंट, तो वो कौन जाता है? ये सारी चीजें, तो ये भी अटॉर्नी जनरल का काम है। किसी भी हाई कोर्ट में अगर कोई केस फाइल कर दिया, सपोज दैट जैसे फार्म लॉ आया था, कृषि कानून, डीमोनेटाइजेशन आया, तो किसी भी हाई कोर्ट में सपोज दैट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ कोई केस कर दिया, तो उसमें अपीयर कौन करेगा हाई कोर्ट में? तब भी अटॉर्नी जनरल। तो सुप्रीम कोर्ट में केस हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ, हाई कोर्ट में केस हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ, तो रिप्रेजेंट कौन करेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, यानी आर वेंकट रमानी साहब। इन द परफॉर्मेंस ऑफ हिज ऑफिशियल ड्यूटीज, अटॉर्नी जनरल के पास ही हैज द राइट ऑफ ऑडियंस इन ऑल कोर्ट्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। यानी कि एक तो सुप्रीम कोर्ट है हमारा दिल्ली में, 25 हाई कोर्ट्स हैं, तो 25 हाई कोर्ट में या फिर जितने भी सेशंस कोर्ट है, ये सारी चीजें, तो उन सारे कोर्ट में जाके एज एन ऑडियंस जो है ये बैठ सकते हैं। कौन? अटॉर्नी जनरल। दो आर्टिकल आपको ध्यान रखना है जिससे संबंध है, किससे? अटॉर्नी जनरल से। एक तो आर्टिकल 88, इसमें यह कहा जाता है कि अटॉर्नी जनरल को राइट दिया जाता है टू स्पीक, टू टेक पार्ट, कहाँ पे? इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, या फिर ज्वाइंट सीटिंग हो, या फिर किसी कमेटी के, किसी कमेटी के ये मेंबर भी हो सकते हैं। ही कैन बी मेड अ मेंबर ऑफ एनी कमिटी। बट इनके पास क्या राइट नहीं होगा? आप बोलिए, आप प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट कीजिए, ज्वाइंट सीटिंग हो या फिर अलग सीटिंग्स हो, कोई डिपेंड नहीं करता, आप किसी कमिटी के मेंबर भी हो सकते हैं, बट यू हैव नो राइट टू वोट। यानी कि राइट टू वोट जो है इनके पास नहीं है। किसी भी बिल पे वोटिंग करना हो तो ये नहीं कर सकते। आर्टिकल 105 में क्या कहा गया है? अटॉर्नी जनरल को वो सारे प्रिविलेज दिए जाएंगे, वो सारी छूट दिए जाएंगे, इम्यूनिटीज, जो कि किसको दिया जाता है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को। तो ये तीन चीजें आपको ध्यान रखना है। अटॉर्नी जनरल जो कि एक लीगल ऑफिसर है, हैज द राइट ऑफ ऑडियंस इन ऑल कोर्ट इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। आर्टिकल 88 में जो प्रोविजन ये लिखा गया है कि अटॉर्नी जनरल हैज द राइट टू स्पीक, टू टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट और देयर ज्वाइंट सिटिंग और एंड एनी कमिटी ऑफ पार्लियामेंट, और उसके वो मेंबर भी हो सकते हैं। बट इनके पास क्या नहीं होगा? इनके पास राइट टू वोट जो है वो नहीं होगा। आर्टिकल 105 में मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को प्रिविलेज दिया जाता है, इम्यूनिटीज दिया जाता है, जो भी एमपीज होते हैं वो सब कुछ किसको दिया जाएगा? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को भी दिया जाएगा। ये तो राइट हमने दिया, कुछ लिमिटेशंस भी होंगे, तो जाहिर सी बात है ही शुड नॉट एडवाइज और होल्ड अ ब्रीफ अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, या फिर ही शुड नॉट एडवाइज और ब्रीफ इन केसेस इन विच ही कॉल्ड अपॉन टू एडवाइज और अपीयर फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ही शुड नॉट डिफेंड एक्यूज्ड पर्सन इन क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन विदाउट द परमिशन ऑफ गवर्नमेंट। आप किसी भी क्रिमिनल केस में, किसी प्रोसिक्यूशन में बिना परमिशन के गवर्नमेंट, जाहिर सी बात है आप इतने बड़े पोस्ट पे हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, तो आपको कुछ ना कुछ लिमिटेशंस तो होंगे। ही शुड नॉट एक्सेप्ट अपॉइंटमेंट एज अ डायरेक्टर इन ए कंपनी और अ कॉर्पोरेशन विदाउट द परमिशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। परमिशन मिल जाए तो आप कर लो। ही शुड नॉट एडवाइज एनी मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट। मतलब सारी चीज़ों का ये है कि आप करो, लेकिन आपके पास परमिशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तो करो। आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ कुछ ऐसी चीज़ें ना बोल दो, ये सारी चीज़ें नहीं कर सकते। ये लिमिटेशन है इनके ऊपर। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये लिमिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है।
हाउएवर द अटॉर्नी जनरल इज नॉट ए फुल टाइम काउंसिल फॉर द गवर्नमेंट। दूसरा, इट डज नॉट फॉल इन द कैटेगरी ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट। तीसरा, ही इज नॉट डिबार्ड फ्रॉम प्राइवेट लीगल प्रैक्टिस। जैसे मान लीजिए किसी अटॉर्नी जनरल को किसी प्राइवेट केस में भाई उनको जरूरत है कि लग रहा है कि हाँ ठीक है इसमें भी अपीयर करना, तो वो कर सकते हैं। ध्यान बस रखना है कि गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं कहलाएंगे, ना ही फुल टाइम काउंसिल कहलाएंगे गवर्नमेंट के, ये इनके ऊपर लिमिटेशंस है। एक और पोस्ट होता है जिसको कहते हैं सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। पहली बात, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया जो है ये कोई पोस्ट क्रिएट नहीं किया गया, नॉट क्रिएटेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन, ये ध्यान रखिएगा। अगर सपोज क्वेश्चन में देते आर्टिकल 76 में ये अटॉर्नी जनरल है और सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया भी है, तो ये प्रोविजन गलत हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ अटॉर्नी जनरल की बात हुई थी। ये होते क्या है, एक एडिशनल होते हैं किससे, अटॉर्नी जनरल से, जो कि मेनली डेप्यूटी का काम करते हैं, उनको सपोर्ट करने का, उनके ऑफिशियल ड्यूटी में उनको असिस्ट करते हैं। किसको असिस्ट? टू एजी, अटॉर्नी जनरल। सपोज एक सवाल आपसे पूछूं कि अटॉर्नी जनरल जो होते हैं वो क्या कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं या फिर उनको सेंट्रल कैबिनेट में काउंट किया जाता है? नहीं, दे आर नॉट काउंटेड एज ए मेंबर ऑफ सेंट्रल कैबिनेट। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया जो कि असिस्ट करते हैं किसको? अटॉर्नी जनरल को। अब इन सब पे आधारित कुछ क्वेश्चन है वो करते हैं। हु एडवाइजेस द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन लीगल मैटर्स? तो कौन एडवाइज करता है? अटॉर्नी जनरल। कौन से आर्टिकल में? 76 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सेकंड, हाउ इज द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया अपॉइंटेड? इनकी अपॉइंटमेंट किसके द्वारा होती है? इनको अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट। ये रिजाइन किसको करते हैं? ही रिजाइन्स टू प्रेसिडेंट। ही कैन बी रिमूव्ड बाय प्रेसिडेंट। क्वालिफिकेशन क्या थी? सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के योग्य होने चाहिए, सुप्रीम कोर्ट जज। और सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए आपको सिटीजन ऑफ इंडिया, COI, उसके अलावा 5 साल तक आप किसी भी हाई कोर्ट में जज हो, या फिर और 10 साल तक किसी भी हाई कोर्ट में आप एडवोकेट हो, या फिर आप प्रेसिडेंट की नज़र में एक एमिनेंट जूरिस्ट हो, यानी कि लॉ की सही जानकारी हो आपको। हु इज नोन एज द फर्स्ट लॉ ऑफिसर इन इंडिया? तो ये किसको कहा जाता है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज अ लीगल एडवाइजर टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की बात करें तो फर्स्ट थे MC शीतलवत, और अभी जो है उनका नाम है R वेंकट रमानी। और R वेंकट रमानी जो है 16th AG ऑफ इंडिया है। Who among the following shall have the right to audience in all courts in the territory of India in the performance of his official duty? Attorney General of India. Consider the following statements about the Attorney General of India. He is appointed by the President of India. Yeah. He must have the same qualification as are required for a judge of Supreme Court. जी हाँ. He must be a member of either House of Parliament. क्या ऐसा रिक्वायरमेंट है? No. तीन गलत, तीन गलत, तीन गलत, 1 and 2 1. He can be removed by the impeachment paper. No, impeachment का प्रोसीजर सिर्फ और सिर्फ हमने किसके केस में देखा? प्रेसिडेंट के केस में देखा। That is Article 61 of Indian Constitution. Consider the following statements about Attorney General of India. The President shall appoint a person who is qualified as to appointed a judge of Supreme Court. जी हाँ. The Attorney General shall receive such remuneration as the Parliament may decide. मैंने कहा था, ध्यान रखिएगा, ये UPSC का क्वेश्चन है। As the President may decide. तो पहला सही, दूसरा गलत, 1 only. कहा जा रहा है विच ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज द राइट टू टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इवन दो ही इज नॉट अ मेंबर। कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है, MP नहीं है, बट फिर भी प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट कर सकता है। वो कौन है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ही कैन टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ लोकसभा, या ही कैन बी अ मेंबर ऑफ अ कमिटी ऑफ द लोकसभा, या ही कैन स्पीक इन द लोकसभा, यस ही कैन वोट इन द लोकसभा, नो ही कैन नॉट। 4 गलत, 4 गलत। यहाँ पे जो है 1 2 and 3 होगा, ये मैंने मिस कर दिया, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। पहला भी सही है, प्रोसीडिंग्स में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, मेंबर भी हो सकते हो किसी कमेटी के, और आप बोल भी सकते हो लोकसभा में। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया इज क्या है? गवर्नमेंट एडवोकेट है, लीगल एडवाइजर ऑफ द प्रेसिडेंट, लीगल ऑफिसर ऑफ द प्रेसिडेंट, नो, लीगल एडवाइजर है। Consider the following statements about the Attorney General of India. He is a full-time counsel for the government. No. He does not fall in the category of government servant. हाँ, देखा था हमने, ये government servant. He is debarred from private legal service. No, he is not debarred. तो पहला गलत है, तीसरा गलत है, पहला और तीसरा पूछा नॉट करेक्ट है, ठीक है, तो C हो जाएगा 1 and 3। यहाँ पे हमारा एंड होता है आर्टिकल 76, दैट इज अबाउट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। और ये अशोका ट्री का थीम है, दैट इज शिक्षा या तो मुफ्त होनी चाहिए या न्यूनतम लागत पर होनी चाहिए, जिस पे हम काम करते रहेंगे। टाटा, सी यू।